अभी अभी अपन ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कैरियोकाइनेसिस, खास तौर से माइटोसिस, समसूत्री विभाजन में, है ना। अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 33 लेक्चर नंबर हिंदी मीडियम में आपके लिए जो कैरियोकाइनेसिस हुई है उसी से आगे चलना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक टीलोफेज में किस तरीके से एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। जरा हम उसको दोबारा से यहाँ समझ लेते हैं। दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक खास बात करी गई थी कि दे लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, ये अपनी पहचान खो देते हैं कुछ इस तरीके से। ये शब्दावली एनसीईआरटी की है ना, मतलब आप वहाँ देखोगे तो दो डिफरेंट कलर की धारियाँ नज़र आती हैं ऐसे। जितने टाइप के क्रोमोसोम होंगे आपको इसमें अब क्रोमोसोम की स्पेसिफिक नेचर नज़र, बस एक मास लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। हालांकि ये इतना सच नहीं है। ये बात है कि इसमें कॉइलिंग कंडेंसेशन अब रिवर्स फॉर्म में चल रहा है, मतलब अनकॉइलिंग एंड अनकंडेंसेशन हो रहा है। अनकॉइलिंग अनकंडेंसेशन की वजह से यहाँ पर क्रोमैटिन फॉर्म में ये कन्वर्ट हुए, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपीयर हुई है यहाँ पर। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्रोमोसोम लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान खो देते हैं और वो मिक्स होके एक द्रव्यमान नुमा संरचना में बदल जाते हैं। तो ये है टीलोफेज। कौन है? टीलोफेज स्टेज। अब इस टीलोफेज के बाद में, अच्छा, टीलोफेज के कुछ पॉइंट्स हो जाए। टीलोफेज के पॉइंट्स क्या होंगे? तो हमारी हेडिंग है टीलोफेज। टीलो का मतलब क्या होता है? ये हमने आपको जब क्रोमोसोम बताए थे उस टाइम भी बात करी थी। टीलो का मतलब होता है एंड, जैसे टीलोमियर, जैसे टीलोसेंट्रिक, जैसे टीलोफेज। टीलोफेज का मतलब है अंतिम अवस्था, अंतिम। टीलो का मतलब एंड, तो टीलो का मतलब हो गया टीलो, अंतिम, और फेज का मतलब एज इट इज, अवस्था, कोई बात ही नहीं, अवस्था। हम एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिवर्स प्रोफेज। तो कह सकते हैं इसे रिवर्स प्रोफेज, रिवर्स प्रोफेज कहते हैं, क्योंकि
इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ER, गोल्जी बॉडी, पुनः दिखाई देते हैं। ऐसे दोबारा से रीअपियरेंस हमें देखने को मिलती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्हें दोबारा देखा जा सकता है। याद करो, टीलोफेज में जो हमें रीअपियरेंस हुई है, ये डिसअपियरेंस भी हुई थी, डिसअपियरेंस हुई थी प्रोफेज, इसलिए इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। अब कहा जा सकता है इसमें गुणसूत्र या कहें तो क्रोमेटिड गुणसूत्र में अनकॉइलिंग, क्या अनकॉइलिंग एंड अनकंडेंसेशन प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है जिससे गुणसूत्र पहचान खोकर द्रव्यमान नुमा में बदलते हैं और ये मास लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जो हमें बोर्ड पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ से इसमें हम केंद्रक विभाजन हो गया। अब हम देखेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी होना चाहिए साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कहा जाता है क्या टीलोफेज अवस्था के ठीक बाद, हम इसके पॉइंट्स यहाँ से लेंगे, टीलोफेज अवस्था के बाद कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य बटकर दो पुत्री कोशिकाओं में
में वितरित होता है, वितरित होता है। इसे हम कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अब ये कोशिका द्रव्य विभाजन दो तरीके का होता है। एनिमल के केस में है, कहाँ? तो हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस की ओर। क्या? साइटोकाइनेसिस। अब एक साइड में हम चलेंगे प्लांट और एक साइड में चलेंगे एनिमल के केस में। अब अगर हम बात करें एनिमल्स, एनिमल सेल, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल थोड़ा आसान है। इसमें आउटर जो कवरिंग है वो एक्चुअली मेम्ब्रेन है, और इस वजह से इसमें ऐसे खांच का निर्माण हो जाता है, फरो। मीन्स ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है, यहाँ क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये कहलाती है फरो। हिंदी में कहें तो खांच, फरो या खांच। ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल के केस में। तो इस तरीके से इसमें खांच बनती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ये हमें कोशिका द्रव्य विभाजन मिलता है। मतलब ऐसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रिक या अभिकेंद्रीय। तो ये कैसा हो रहा है? सेंट्रीपिटल। कैसा है ये? सेंट्रीपिटल, याद रखना है इसे। अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल। इसमें फरो फॉर्मेशन होता है और फाइनली दो डॉटर सेल बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल के केस में, वो प्लांट के केस में। तो प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल में हमें मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। प्लांट सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये प्लांट सेल का है। इसमें ओब्वियसली दो केंद्रक बन चुके हैं, और ये जो केंद्रक हैं ये इस तरीके से हैं। इसमें भी न्यूक्लियस आ चुका है, और यहाँ पर भी क्रोमेटिन थ्रेड मास लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक टीलोफेज अवस्था है। लेकिन अब क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ एक शब्द आता है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट ये हमने आपको सेल वॉल जब पढ़ाया था उसमें भी बात करी थी कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह भी है। आखिर यहाँ सेल प्लेट बनती क्यों है? तो सेल प्लेट इसलिए बनती है क्योंकि बाहरी जो सरफेस है वो हार्ड है, कठोर है, रिजिड है, वो सेल वॉल है, और वो इस तरीके से फोल्ड नहीं हो सकती जैसे कि मेम्ब्रेन फोल्ड हो सकती है। तो एनिमल के केस में तो फरो बन गया, खांच बन गई, और बाहर से वो इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। लेकिन प्लांट के केस में तो बाहरी हिस्सा जो है बना होता है सेल वॉल का, और सेल वॉल फोल्ड नहीं हो सकती। अब सेल वॉल जब फोल्ड नहीं हो सकती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आते हैं सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ सेंटर में एक जालनुमा संरचना बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और इन्हीं जालनुमा संरचनाओं के अंतर्गत यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट का मतलब है कि जब ईआर और गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस विभाजन के बाद में दो साइड में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। जब ये साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बंटने वाला है तो इसमें से कुछ वेसिकल्स रिलीज होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रिलीज होते हैं, इन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। वो फ्रेगमोप्लास्ट आके इन पॉइंट्स पर अटैच हो जाते हैं
या अपन कहें तो इन जो इस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें आके फंस जाते हैं, वो वेसिकल है, वो फ्रेगमोप्लास्ट है। और इस तरीके से जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है वो सेंटर से इस परिधीय भाग की ओर होता है। तो इसे कह सकते हैं हम सेल प्लेट। क्या कहें हम? सेल प्लेट। ये इसमें क्या क्या होता है? इसका निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल, नंबर 1 फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी, इन दोनों से मिलकर ये बनता है। और ये थी एनिमल सेल। क्या थी ये? एनिमल सेल। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो आप साइटोकाइनेसिस देख रहे हो वो कैसा है? तो वो साइटोकाइनेसिस है सेंट्रीफ्यूगल। कैसा है? सेंट्रीफ्यूगल। इसे हम कहते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय, ये वो अभिकेंद्रीय, ये अपकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय या फिर अभिकेंद्रीय हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, और उसमें पेरीफेरी टू सेंटर है। ये अच्छा डिफरेंस भी है। याद करो हमने जब प्लांट और एनिमल का डिफरेंस बताया है उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया है, दोनों शब्द भी लिखे हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो फ्रेगमोप्लास्ट और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको मिलकर बनाते हैं। तो इस तरीके से बाद में फिर क्या होगा? बाद में इसमें सेल प्लेट मिडिल लेमेला में बदल जाएगा। जब इसमें कैल्शियम पैक्टेट आके इन पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो मिडिल लेमेला बनेगा। फिर इस साइड की गोल्जी बॉडी और इस साइड की गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल बना देंगे और उस तरीके से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसको थोड़ा सा और आगे लें तो क्या देखोगे आप? हम इसकी फाइनल सेल हमें कुछ ऐसे नजर आएगा। ये सेल है और प्लांट सेल में यहाँ पर इसका खुद का ये दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं ये जो सामने स्ट्रक्चर है और ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, इसको फाइनली अपर साइड तक दिखा देते हैं ऐसे। अब इसमें ये फ्रेगमोप्लास्ट आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसी में यानी कि सेल प्लेट ये पूरी बन चुकी है। अब इसी में कहा जाता है कि जब कैल्शियम पैक्टेट, क्या कैल्शियम पैक्टेट ये डिपॉजिट हो जाए इसमें, तो कैल्शियम पैक्टेट जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो यही संरचना कहलाएगी। सेल प्लेट अब किस में बन चुकी है? मिडिल लेमेला। किस में बदल चुका? मिडिल लेमेला, जिसे हम कहते हैं मध्य पट्टलिका। इसमें आके ये एक्युमुलेट हो जाता है। अब इस साइड की जो गोल्जी बॉडी है ये ऐसे, ये गोल्जी बॉडी यहाँ से वेसिकल के जरिए सब्सटेंस भेजेंगी और वेसिकल के जरिए सब्सटेंस भेजेंगी तो यहाँ पर इस साइड से और इस साइड से सेल वॉल बन जाएगी। तो ये यहाँ बन जाएगा, ये मिडिल लेमेला हो गया और ये हो गई अपने लिए प्राइमरी, क्या हो गई? प्राइमरी सेल वॉल। बोलिए सर,
इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? फॉर्मेशन सेंटर टू पेरिफेरी। इसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल हैं एंड फ्रेगमोप्लास्ट, ये आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और उसके बाद में ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है और इसी में आके कैल्शियम पैक्टेट जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो यही जो सेल प्लेट है वो मिडिल लेमेला कहलाएगी। अब दोनों साइड के जो ये गोल्ची बॉडी है, याद करो हमने सेल वॉल पढ़ाया था, उस टाइम ये बात बताई थी कि यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण ये कोशिका झिल्ली खास तौर से मीजोसोम भाग से होता है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है और प्राइमरी सेल वॉल बनने के बाद में यहाँ पर फिर सेकेंडरी सेल बनेगी। अगर हम यहाँ पर इसको भी देखना चाहें तो इसकी फिर ये मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ ए सेल। तो ये यहाँ पर मेम्ब्रेन है लेकिन हमने इसको यहाँ मेंशन किया है। तो इस तरीके से क्या बन गया, मिडिल लेमेला है, कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन हुआ है ना, और ये एक सेल। तो कह सकते हैं टू डॉटर प्लांट सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? टू डॉटर प्लांट सेल ये बन जाती है फाइनली। इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें हम बात माने तो यहाँ पर दो एनिमल सेल फाइनली बन जाएंगी, आप ऐसे मान सकते हो। तो हम इनको कह सकते हैं टू डॉटर सेल। ये टू डॉटर सेल हैं एनिमल्स की और ये टू डॉटर सेल्स हैं प्लांट के केस में। तो ये कायदे से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कहलाती है। मैंने आपको सारा कुछ फर्दर जो प्रोग्रेस है, फर्दर जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इज दैट क्लियर? तो टीलोफेज हो गया, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्लियर? एक बार प्लांट के केस में साइटोकाइनेसिस समझा देते हैं। एनिमल में तो सिंपली फरो फॉर्मेशन होता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा और आप समझ लो। क्या? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरीके की है? तो कहा जाता है दोनों केंद्रक के मध्य, दोनों केंद्रकों के मध्य, दोनों केंद्रकों के माइक्रोट्यूब्यूल तथा फ्रेगमोप्लास्ट का जमाव होता है, जिससे सेल प्लेट अपकेंद्र सेल प्लेट का निर्माण होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट
के जमाव से मध्य पट्टलिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, है ना, निर्मित होता है। उसके पश्चात प्राथमिक कोशिका दोनों दिशा से निर्मित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें आगे सेकेंडरी वॉल बननी है तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर और प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे बनेगा। ये हमने सेल वॉल में भी समझा था। तो इस टाइम आप सेल वॉल के थोड़े से उस हिस्से को एक बार फिर से समझ लेना कि सेकेंडरी वॉल कैसे बनते हुए दिखाई गई थी। वही यहाँ पर भी है ना। तो ये है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फाइनली यहाँ पर हम समसूत्री विभाजन को कायदे से स्टडी कर चुके हैं विथ डायग्राम, सारी इंफॉर्मेशन के साथ, एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, अब हम इसमें चलेंगे सबसे पहले फंक्शन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, आखिर समसूत्री विभाजन के कार्य क्या होता है, और फिर हम माइटोटिक पॉइजन की बात करेंगे, समसूत्री विभाजन विष की बात करेंगे, फिर हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो विभाजन की दर को बढ़ाते हैं, कुछ विभाजन की दर को कम करते हैं, उन पर बात करेंगे, है ना। ऐसे तो नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन के तो क्या कार्य हो सकते हैं फंक्शन के नाम पर? सबसे पहला है फर्स्ट वृद्धि। क्या करोगे? वृद्धि, ऐसे मतलब ग्रोथ। सभी जीवों में प्रारंभिक अवस्था एक कोशिकीय होती है, जिससे बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीव इसी से बनते हैं। जैसे हम सबसे पहले जायगोट का फॉर्मेशन होता है, एक एग और एक
स्पर्म आपस में फेज होते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट से फिर क्या होता है, फिर वो डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद में एक भ्रूण बनता है और फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले वृद्धि सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है। अब दूसरा कार्य इसका है कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। अब रिप्लेसमेंट ऑफ सेल कैसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो रिप्लेसमेंट क्या, हमारी बॉडी के अंदर हर रोज़ करोड़ों सेल्स को रिप्लेस किया जाता है। जैसे स्किन की सेल है, ये स्किन की जो सेल्स होती हैं अपर लेयर पर, अपर लाइन जो बोलते हैं, एपिथेलियम है, ये डेड सेल से बनी हुई है, मृत कोशिकाएं। हर रोज़ हजारों करोड़ों कोशिकाएं हमारी बॉडी की बाहरी सतह से इजेक्ट होती हैं जब हम वॉशअप करते हैं, हैंड वॉश करते हैं या स्नान करते हैं। तो इन कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए हमारे शरीर में हमेशा जो एपिथेलियम की बेसमेंट लेयर होती है, वहाँ से नई कोशिकाओं का निर्माण सतत रूप से चलता रहता है। तो ये प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, समसूत्री विभाजन। इसके बाद में कहा जाता है कि हमारे ब्लड में, आपने सुना होगा कि 120 दिन का समय काल होता है आरबीसी का, लाल रक्त कणिकाओं का। तो हर 120 दिन बाद आरबीसी मृत हो जाती है। तो हर दिन आरबीसी डेड होते हैं, सेल्स मरते हैं। तो इन्हें नए सिरे से यहाँ पर बनाया जाता है, यानी कि हमारी बोन मैरो के अंदर हर रोज़ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन चलता रहता है। तो ये भी प्रतिस्थापन हो गया। इसके बाद में हमारे बहुत सारे जो डिफरेंट इनर लाइन होती है, जैसे कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, जूलॉजी में इसका डिस्कशन आता है कि हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन, उस इंटेस्टाइन की जो इनर लाइन है वो हर तीसरे दिन चेंज हो जाती है, उसकी सेल रिप्लेस कर दी जाती है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन, सोचो अगर न हो तो कभी भी ये रिप्लेसमेंट ना हो पाए, और ऐसी परिस्थिति में एक जीव का सर्वाइव होना संभव नहीं है। तो कह सकते हैं विभिन्न जीवों में कोशिका मृत होती हैं, इन्हें निर्मित कोशिका प्रतिस्थापित करती हैं, प्रतिस्थापित करती हैं। जैसे जंतु में, जैसे में रक्त कोशिका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होती हैं आदि। ब्लड हो गई, उपकला कोशिका, आदि आदि। तो ये रिप्लेसमेंट की बात हो गई, है ना। अब बात आती है कि रिपेयरिंग,
क्या? मरम्मत। रिपेयरिंग। रिपेयरिंग कैसे? कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, एक्सीडेंटल, चोट लग जाती है, वो इंजर्ड हो जाती हैं, कोशिका मर जाती हैं, तो उन जगहों पर दोबारा से नई कोशिकाओं को व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तभी फंक्शनिंग संभव होती है। जैसे कल ही अपन ने स्टडी किया था कि जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो अगर मर जाएं तो फिर सेल डिवाइड होती है और रिपेयरिंग होती है ना। घाव जो हो जाते हैं जंतुओं में तो वो भी मरम्मत का काम, दोबारा से उस घाव को भरने का काम भी हमारी समसूत्री विभाजन के जरिए होता है। पौधों में भी जो कट जाते हैं हिस्से उनको भी भरने का काम यही होता है। तो कह सकते हैं क्षतिग्रस्त, इंजर्ड, क्षतिग्रस्त, इंजर्ड, भागों की कोशिकाओं को समसूत्री विभाजन से निर्मित कोशिका प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, है ना। कोशिका मरम्मत का कार्य करते हैं। चोट लग इन्हीं के द्वारा घावों का भरना, घावों का भरना संपन्न होता है। अब एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो कायिक प्रवर्धन भी इसी वजह से संपन्न होता है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा, कटिंग को ही ले लो, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये समसूत्री विभाजन से ही पॉसिबल होते हैं। अगर डिवीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। जैसे आपने देखा है, जैसे ये है, गुलाब की कलम लगाई जाती है तो एक भाग नीचे ज़मीन का होता है और एक ऊपरी भाग को यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है ऐसे। तो इसे तो कहते हैं कलम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसे श्यान, इसे कहते हैं स्कंद, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। ये आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ डिवीजन की प्रोसेस, इस जगह यहाँ पर डिवीजन की प्रोसेस हमें नवनिर्मित कोशिका, तो यहाँ माइटोसिस इस जगह पर होती है। माइटोसिस द्वारा कोशिका निर्माण, कोशिका निर्माण इस पॉइंट पर होता है, और तभी इनमें दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। तो कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोसेस, तो कह सकते हैं
कर्तन, अध्यारोपण, अध्यारोपण, इस प्रक्रिया को अध्यारोपण कहते हैं, में समसूत्री विभाजन, सहायक होता है, सहायक होता है, हेल्प इन रिपेयरिंग। ठीक है, इसके बाद में हम इसके एक फंक्शन और ले सकते हैं। वो फंक्शन है, जैसे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आयतन सतही क्षेत्र संतुलन, ये क्या, वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया संतुलन। ठीक है, ये क्या है, वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन, है ना। तो कह सकते हैं इससे न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म की मात्रा का संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, जिससे क्यों बनाया जाता है, जिससे कोशिका सक्रियता बनी रहती है, बनी रहती है। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक सेंटेंस का है, मेंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म रेशियो। ठीक है, कैसे कि जैसे एक सेल है, ये इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये अब बाद में क्या होता है, ये सेल ग्रोथ करती है तो इसका साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है तो याद करो, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य का नियंत्रक कहते हैं, नियामक कहते हैं। तो जब कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो केंद्रक द्रव्य अच्छे से उस कोशिका द्रव्य की उपापचय क्रियाओं को रेगुलेट नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थितियों में एक सेल की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है ना। तो फिर क्या होता है कि जब सेल डिवीजन दोबारा से होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, अनुपात है, मात्रा है, वो कंट्रोल होती है और दोबारा से एक सेल अधिक क्रियाशीलता दर्शाती है। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है कि जो छोटी सेल होती है वो ज़्यादा सक्रिय होती है। छोटी कोशिका बड़ी कोशिका की अपेक्षा अधिक सक्रिय
होती है, ये भी याद रखना, होती है मोर एक्टिव। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस बढ़ता नहीं है, न्यूक्लियस लगभग फिक्स रहता है लेकिन साइटोप्लाज्म बढ़ता है। तो सेल अगर छोटी है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा, उसमें ये रेशियो अच्छे से मेंटेन है और इसलिए उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। नई कोशिका जो होती है बनने के बाद डॉटर सेल, उसमें साइटोप्लाज्म उतने अमाउंट में नहीं होता, तो न्यूक्लियस उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर पाता है। तो ये संतुलन की बात करी गई। एक अच्छा पॉइंट है याद रखना कि कुछ खास पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहा जाता है कैंसर की कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होता है ना, याद रखने लायक चीज है। एक अगुणित मतलब एन कह सकते हो, युग्मकोद्भिद शैवाल में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन से ही होता है। एक और चीज याद रखना, सामान्यतः समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है के समय होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होती नहीं है, ऐसे सीधे सीधे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ पर जैसे कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग है, जैसे जूस्पोर फॉर्मेशन है, तो यहाँ समसूत्री विभाजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये अब एनसीईआरटी ने इसी जगह एक खास डिस्कशन किया है, तो वो हम यहीं पर कर लेते हैं। वो है व्यवस्था का जिक्र एनसीईआरटी ने साइटोकाइनेसिस वाले हिस्से में किया है। तो कह सकते हैं जब केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, तब कोशिका
द्रव्य में बहुकेंद्रकीय मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था सिंसाइटियम कहलाती एनसीईआरटी की लाइन है। उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण के नाम पर क्या है? नारियल का तरलीय लिक्विड भ्रूणपोष, क्या भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, याद रखना एंडोस्पर्म तरलीय भ्रूणपोष। तो ये एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है, हमें इन्हें याद रखना है, इनको समझना भी है। क्लियर? तो ये कुछ खास बातें हैं। ऐसे ये समसूत्री विभाजन के फंक्शन हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किए। क्लियर? अब इसके बाद में जैसे माइटोजन कौन होते हैं? माइटोजन वह पदार्थ जो माइटोसिस की दर बढ़ाते मतलब प्रमोट करते हैं। तो जैसे जिबेरेलिन हार्मोन, ठीक है, ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। ऐसे अब है माइटोटिक पॉइजन। तो याद रखना वह रसायन जो समसूत्री विभाजन अवरोधित करते हैं। क्या करते हैं? अवरोधित करते हैं, ऐसे। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉल्चिसीन, ऐसे कॉल्चिसीन ये क्या होता है? एक लिलियेसी फैमिली का मेंबर है, कॉल्चिकम ऑटोमोनेल। एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए खास। ये कॉल्चिसीन सब्सटेंस को रिलीज करता है और ये सब्सटेंस मेटाफेज अवस्था में तर्कु तंतु निर्माण की प्रक्रिया को अवरोधित कर देता है। और तर्कु तंतु निर्माण की प्रक्रिया को अवरोधित करता है, इससे क्या होता है? वो जो सेंट्रोमियर रेप्लिकेट होने थे, क्रोमेटिड को पोल्स पर जाना था, वो जा नहीं पाते, इससे गुणिता उत्पन्न होते हैं। तो कह सकते हैं मेटाफेज अवस्था में
तर्कु तंतु निर्माण अवरोधित करता है, जिससे कोशिका में बहुगुणितता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं कॉल्चिसिन। इसके बाद में मस्टर्ड गैस भी है, इसमें राइबोन्यूक्लियस भी है, यूवी रेज भी है, एक्स रेज भी हैं, ये म्यूटेशन का कॉज करती हैं। लेकिन कॉल्चिसिन आज भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है, एनसीईआरटी में है इसका जिक्र, तो ये खास है ना। इसके बाद में एक होता है एंडोमाइटोसिस। क्या होता है? एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र विभाजित होते हैं, लेकिन केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती है। इससे भी गुणितता उत्पन्न होती है, मतलब प्लॉइडी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे। एक होता है एंडोडुप्लीकेशन, पॉलीटेन पाया जाता है। सिर्फ एक लाइन समझ लिख लेते हैं, याद रखना। एंडोडुप्लीकेशन, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? इसमें की संख्या बढ़ती है, लेकिन सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है। एग्जाम्पल पॉलीटीन क्रोमोसोम इसका ही टाइप बोलते हैं। प्रकार है, ठीक है। तो ये कुछ खास सेगमेंट है जिन्हें हमने डिस्कस किया है ना। एनेस्ट्रल माइटोसिस होती है। एनेस्ट्रल माइटोसिस का मतलब होता है कि जब हायर प्लांट होते हैं तो वहाँ सेंट्रियोल ही नहीं होता, तो एस्ट्रल एपेरेटस बनते ही नहीं है। वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इस काम को संपन्न कराते हैं। तो ऐसी डिवीजन को हम एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं।
और एम्फीएस्ट्रल नॉर्मली लोअर प्लांट्स में, एनिमल्स में होते हैं, जहाँ सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, हम अगले लेक्चर में इनके क्वेश्चंस करेंगे, इन पर आकर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं माइटोसिस में खास तौर से। यहाँ पर हम क्वेश्चंस मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। माइटोसिस के क्वेश्चन अलग और मियोसिस के अलग। माइटोसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट और फिर मियोसिस, है ना। इस दौरान हम एक एक लेक्चर लगभग क्वेश्चनों पर डिस्कशन के लिए रखेंगे, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं ये। माइटोसिस हमने कंप्लीट की है, इस सिलेबस के लिए मियोसिस अभी बाकी है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।